Welcome students. Myself Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर. Students, हम BSc Part 1 फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं और हमने अपने लास्ट लेक्चर में अपनी 5th यूनिट का केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस चैप्टर ख़त्म किया है और आज हम अपनी 4th यूनिट के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं. और इस यूनिट में जो 2 चैप्टर हैं उसमें हमारा आज का जो चैप्टर 1 है वो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हम एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करेंगे. बट आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है एल्कली मेटल्स एंड इंट्रोडक्शन, यानी कि धातुएँ एल्कली धातुएँ उनका एक परिचय. एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैसे उन्हें डिफ़ाइन किया जाता है, कौन कौन से एलिमेंट्स इस सीरीज़ में आते हैं, ये सब कुछ हमारा आज के इस टॉपिक का पार्ट होगा. तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन, एक परिचय से. द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट. हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के तत्वों को एस ब्लॉक तत्व कहा गया है. 2 तरह के एस ब्लॉक तत्व पॉसिबल हैं. एक वे तत्व जिनमें S1 इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे तत्व वो हैं जिनमें S2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके सबशेल में. मेनली 14 एलिमेंट्स को एस ब्लॉक में माना गया है. हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम, सोडियम, बेरिलियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, सीजियम, स्ट्रोंशियम, फ्रेंशियम, बेरियम एंड रेडियम. एस ब्लॉक तत्वों में यहाँ अगर हम देखें तो हम हीलियम को एस ब्लॉक इसलिए मानते हैं क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन S2 होता है. अदरवाइज़ वो 18 ग्रुप का एलिमेंट है, लेकिन यहाँ हम उसके कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर उसको एस ब्लॉक के साथ भी रखते हैं. एस ब्लॉक एलिमेंट्स इनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है एस ऑर्बिटल में, उन्हें एल्कली मेटल्स कहते हैं, यानी कि क्षारीय धातुएं कहते हैं. जबकि वे एस ब्लॉक एलिमेंट्स जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एस ऑर्बिटल में, उन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल या क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है. पीरियोडिक टेबल से आप सब परिचित हैं. आप देखिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जो एलिमेंट्स हैं, एक रो आपको रेड से नज़र आ रही है और एक आपको मस्टर्ड येलो से नज़र आ रही है. ये वो तत्व हैं जो एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं. अब हम बात करेंगे इनकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कुछ ऐसे अभिलाक्षणिक गुण जिनसे हम इनकी पहचान करते हैं. ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी यानी ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं. ये तन्य होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं. इनकी वैलेंसी 1 या 2 होती है. ए ग्रुप वाले वैलेंसी यानी संयोजकता 1 प्रदर्शित करते हैं, जबकि ग्रुप 2 वाले 2 संयोजी या द्विसंयोजी होते हैं. इन्हें इनके फ्यूज सॉल्ट्स के इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि अपघटन से बनाया जाता है. इनके शेल में चूँकि 1 या 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं क्योंकि इनका आयनीकरण विभव बहुत कम होता है. इनकी जो कंपाउंड्स हैं वो जनरली कलरलेस होते हैं, लेकिन इनके क्रोमेट्स और डाइक्रोमेट्स रंगीन होते हैं. ये सब प्रतिचुंबकीय हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं लिथियम और बेरिलियम के अलावा. लिक्विड अमोनिया में इनके सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी के या विद्युत के सुचालक होते हैं और इनके ऑक्साइड्स की प्रकृति बेसिक या क्षारीय होती है. कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल के आधार पर इनका कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं. आउटर मोस्ट शेल में यदि एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो ग्रुप 1 का एलिमेंट है, जो हम यहाँ देख रहे हैं. हमने एलिमेंट का नाम लिखा है टेबल में, उसका सिंबल है और उसका कॉन्फ़िगरेशन है. तो 1A ग्रुप के जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. और इनका कॉन्फ़िगरेशन सिंपल वे में 1s2, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और 7s1. इसी तरह से अगर हम ग्रुप 2 के यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें, क्षारीय मृदा धातुओं की बात करें, तो वो जो तत्व उसमें शामिल किए गए हैं वो हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम. और इनके कॉन्फ़िगरेशन जैसा हमने यहाँ देख रहे हैं 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 एंड 7s2.
कॉन्फ़िगरेशन के बाद अब हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो हमें अपने ग्रुप में और अपने पीरियड में इन अल्कली और अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स की यानी कि क्षार और क्षारीय मृदा धातुओं में एक रेगुलर ग्रेडेशन या एक निश्चित अंतराल में गुणों में आवर्तिता या चेंज देखने को मिलता है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखें तो सबसे पहले इनकी फ़िज़िकल स्टेट सॉफ्ट हैं, नर्म होते हैं, सिल्वरी वाइट यानी कि चमकदार होते हैं, जिनकी अगर हम फ्रेशली कट क्रिस्टल देखें तो वो उसमें काफ़ी अच्छी चमक भी होती है। ये सभी BCC स्ट्रक्चर यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जालक बनाते हैं और एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ इनकी सॉफ्टनेस भी बढ़ती जाती है, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ घटती है, क्योंकि इनका एटॉमिक साइज़ या परमाणुीय त्रिज्या में वृद्धि होती है। एटॉमिक साइज़ अगर हम एक पीरियड में देखें तो ग्रुप में डाउनवर्ड्स नीचे जाने पर इनके एटॉमिक साइज़ में या परमाणुीय आकार में वृद्धि होती है। जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं, बेरिलियम से लेके सीजियम तक अगर हम इनके एटॉमिक साइज़ का ऑर्डर देखें तो ये ऑर्डर हमें प्राप्त होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट सामान्यतया एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और पहली और दूसरी और तीसरी ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसलिए नहीं होती क्योंकि इनके दूसरे और तीसरे आयनाइजेशन पोटेंशियल में 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का अंतर होता है, इसीलिए इनकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। डेंसिटी हम जानते हैं घनत्व होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो एटॉमिक वेट बढ़ने के साथ लिथियम से सीजियम तक जब है ग्रुप में जाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता जाता है, लेकिन मास या एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है वॉल्यूम की तुलना में, इसलिए डेंसिटी भी लिथियम से सीजियम तक बढ़ती जाती है। सिर्फ एक यहाँ पर अपवाद है कि सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम की तुलना में ज़्यादा होती है। अगली प्रॉपर्टी है टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड। आयनिक बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये आसानी से उसे खोकर एक कैटायन बना लेते हैं और इस प्रकार ये आयनिक बंध का निर्माण करते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? ये वो टेंडेंसी है जिसमें यदि किसी धातु को पानी में जल अपघटित किया जाए तो वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को देता है, वो उसका इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। कंसंट्रेशन मेटल आयन की यदि एक होती है तो उसके लिए उस इलेक्ट्रोड विभव को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है और ये इनके एटॉमिक साइज और इनके IP के समानुपाती होता है। कलरलेस एंड डायमैग्नेटिक आयंस, ये जो प्रॉपर्टी है आयंस की, कलर्ड होना या कलरलेस होना, ये डिपेंड करती है कि उसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स किसी भी आयन में ज़्यादा होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स एटमॉस्फेरिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होते हैं और जब वापस अपने ग्राउंड स्टेट में लौटते हैं तो ये कलर को प्रदर्शित करते हैं। कलर की जो तीव्रता है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर निर्भर करती है। किसी आयन में जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसकी चुंबकीय गुणों के लिए भी आवश्यक होंगे। तो यदि इलेक्ट्रॉन्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स, यदि किसी आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कलर्ड भी होगा और उसमें चुंबकीय गुण भी देखने को मिलते हैं। फ्लेम टेस्ट या ज्वाला परीक्षण अगर हम देखें तो एल्कली मेटल्स का आकार काफ़ी बड़ा होता है, तो इसलिए जब इन्हें बुनसन बर्नर पर गर्म किया जाता है तो इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स जो कि वैलेंस शेल में उपस्थित हैं वो हीट एब्जॉर्ब करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। जब ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट में या निम्नतम अवस्था में आते हैं तो ये उस अतिरिक्त ऊर्जा को वापस से एमिट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं और विजिबल लाइट में उस कलर का हमें फ्लेम का रंग दिखाई देता है। जलयोजन ऊर्जा या हाइड्रेशन एनर्जी, अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी या जलयोजन ऊर्जा का मान घटता है क्योंकि मेटल आयन का साइज़ बढ़ता जाता है। लिथियम आसानी से हाइड्रेटेड हो जाता है, जलयोजित हो जाता है क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी का मान ज़्यादा होता है। रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता अगर हम देखें तो इनका आकार बड़ा होने के कारण और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत लूजली बॉन्डेड होता है, इस कारण से सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि आप जानते हैं उसे हम कैरोसिन में रखते हैं ताकि वो हवा के सीधे संपर्क में ना आए। लिथियम हवा में कुछ स्टेबल है, आकार भी छोटा होता है। सोडियम और पोटेशियम या रुबिडियम और सीजियम आसानी से
हवा में बर्न हो जाते हैं। लिथियम हार्डली रिएक्ट्स विद स्टीम। लिथियम वाष्प के साथ अभिक्रिया नहीं करता, जबकि सीजियम ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। इनके अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें तो लिथियम सिर्फ एक ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनीकरण विभव काफ़ी ज़्यादा होता है। सुपर ऑक्साइड्स आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनके जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं और रंगीन होते हैं, क्योंकि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो अगर हम ऑक्साइड्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो हम ये पाते हैं कि नॉर्मल ऑक्साइड्स इनके सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उसके बाद परऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स सबसे कम स्टेबल होते हैं। लस्टरस सरफेस यानी कि चमकदार सतह होती है, क्योंकि इनमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड से लाइट वेव्स को अब्जॉर्ब करते हैं, और इस कारण से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इनकी लाइट का कारण बनती है और इनकी सतह हमें शाइनिंग दिखाई देती है। ये सभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसा आप एग्जांपल देखेंगे K4Fe-CN6, जहाँ पोटेशियम पर +1 स्टेट में है और ये एक आयन के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। कॉम्प्लेक्स या संकुल बनाने के लिए आवश्यक है कि कैटायन का आकार छोटा हो, उस पर अधिकतम आवेश हो और उसके पास खाली d ऑर्बिटल्स की उपस्थिति हो। मेटालिक बॉन्ड या सॉफ्टनेस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इनकी, कि मेटालिक बॉन्ड इनमें दुर्बल होता है, क्योंकि इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, और वो भी BCC स्ट्रक्चर होती है, जिसमें पैकिंग एफिशिएंसी 68% होती है, संकुलन क्षमता। इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स की पैकिंग है वो काफ़ी लूज़ होती है, और इस कारण से ये जो तत्व हैं वो सॉफ्ट या नरम होते हैं। मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो उसके एटॉमिक साइज़ के समानुपाती होती है। ये मेटल्स सॉफ्ट होते हैं क्योंकि इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ जाता है, इसलिए धात्विक बंध बहुत कमज़ोर होता है। ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, साइज़ बढ़ता है और मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ घटती जाती है, क्योंकि इसी कारण से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लिथियम हार्ड है, सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं, जबकि रुबिडियम और सीजियम बहुत वीक मेटालिक बॉन्ड होने के कारण लिक्विड्स या द्रव होते हैं। और इसी कारण से हम लिथियम की हार्डनेस चूँकि ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसकी शीट्स और वायर्स बना पाते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी इनके वीक मेटालिक बॉन्ड या दुर्बल धात्विक बंधों से संबंधित हैं। मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो कि लिथियम से सीजियम तक घटती जाती है, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के मान भी घटते जाते हैं। रिड्यूसिंग पावर या अपचायक प्रवृत्ति हम देखें तो रिड्यूसिंग पावर किसी मेटल की उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से जुड़ी होती है, जो उस तत्व की इलेक्ट्रॉन को खोने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। यानी इलेक्ट्रॉन को कोई तत्व कितनी आसानी से छोड़ता है, कितनी आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है, ये उसकी रिड्यूसिंग पावर या अपचायक प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। सॉल्यूशंस में अगर हम देखें तो लिथियम की अपचायक प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा है, सीजियम की उससे कम, रुबिडियम, पोटेशियम एंड सोडियम, और गैसियस स्टेट में ये ऑर्डर हमें इसका ऑपोजिट नज़र आता है। अब हम एक और प्रॉपर्टी की बात करेंगे, वो है डायगोनल रिलेशनशिप या विकर्ण संबंध। एस ब्लॉक तत्वों में विकर्ण संबंध देखने को मिलता है, जो किसके मध्य होता है? एडजेसेंट एलिमेंट्स विच आर लोकेटेड इन द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। उन तत्वों के बीच ये संबंध देखने को मिलता है जो कि आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में उपस्थित होते हैं। फॉर एग्जांपल, लिथियम फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड पीरियड में है, और ये सिमिलरिटीज शो करता है मैग्नीशियम के साथ, जो कि सेकेंड ग्रुप का और थर्ड पीरियड का तत्व है। इसी प्रकार बेरिलियम, जो कि सेकेंड ग्रुप और सेकेंड पीरियड का तत्व है, वो अपनी सिमिलरिटी शो करता है एल्यूमिनियम के साथ, जो कि थर्ड पीरियड और थर्ड ग्रुप का तत्व है। तो इस तरह से ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें एलिमेंट्स अपनी सिमिलरिटीज़ दूसरे आवर्त के दूसरे पीरियड के तत्व के साथ प्रदर्शित करते हैं, उसे डायगोनल पेयर या डायगोनल नेबर्स कहा जाता है। उन्हें विकर्ण संबंधी या विकर्ण युग्म कहते हैं।
एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं अगर हम दूसरे सब ग्रुप्स से इसकी तुलना करें, और डायगोनल नेबर्स में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ या समानताएं हमें देखने को मिलती हैं। और ये रिलेशनशिप यदि हम लेफ़्ट टू राइट मूव करें या ग्रुप में डाउन ग्रुप में करें तो पीरियोडिक टेबल में हमें ये अलग अलग फैक्टर्स के रूप में नज़र आती है। एस ब्लॉक एलिमेंट का जो फर्स्ट तत्व है, पहला जो तत्व है यानी कि लिथियम फर्स्ट ए ग्रुप का और बेरिलियम सेकेंड ए ग्रुप का, ये अपने ही ग्रुप के बाकी मेंबर्स से अलग होते हैं और ये ज़्यादा रिजेंबल करते हैं, ज़्यादा समानता प्रदर्शित करते हैं उन तत्वों के साथ जो कि नेक्स्ट कॉलम में यानी कि थर्ड ग्रुप में आते हैं। ये एनामलस बिहेवियर क्यों होता है? क्योंकि इन तत्वों का लो एटॉमिक एंड आयनिक साइज़ है, यानी इनकी परमाणुवीय और आयनिक त्रिज्या छोटी होती है। ग्रेटर चार्ज डेंसिटी होती है, यानी कि अधिकतम चार्ज घनत्व होता है। ध्रुवीकरण की क्षमता ज़्यादा होती है और इनमें डी ऑर्बिटल्स अनुपस्थित होते हैं। ग्रेटर पोलराइजेशन से एलिमेंट कोवलेंट हो जाता है और बाकी के तत्वों से ये डिफ्रेंशिएट करता है क्योंकि बाकी सभी तत्व आयनिक तत्व बनाते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप में सबसे पहले हम बात करेंगे सिमिलरिटीज़ बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। लिथियम और मैग्नीशियम के बीच क्या समानताएं हैं, क्योंकि ये विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही की हार्डनेस ज़्यादा होती है अपने ही ग्रुप के दूसरे तत्वों के से अलग। लिथियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स इथेनॉल में सॉल्युबल होते हैं या उनकी जो विलेयता है वो इथेनॉल में आसानी से देखी जा सकती है। दे आर लाइटर व्हेन कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स इन द ग्रुप। अपने वर्ग के दूसरे तत्वों की तुलना में ये हल्के होते हैं। लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट्स जेंटली विद वाटर। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही पानी के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेते हैं। देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर लेस सॉल्युबल, जबकि इनके ऑक्साइड्स और इनके हाइड्रोक्साइड्स की विलेयता काफ़ी कम होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, लिथियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव नाइट्राइड्स। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्राइड्स बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड्स आर नॉट फॉर्म्ड व्हेन लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अधिकता में क्रिया करने के बावजूद लिथियम और मैग्नीशियम के सुपर ऑक्साइड्स नहीं बनते। कार्बन डाइऑक्साइड एंड देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन कार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड लिथियम आर हीटेड। यदि लिथियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स को गर्म किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और उनके रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स भी बनते हैं। तो ये कुछ वो पॉइंट्स हैं जो ये शो करते हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम अपने वर्ग के अन्य तत्वों की तुलना में अलग अलग वर्गों में होने के बावजूद एक दूसरे के साथ समानता प्रदर्शित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जो चैप्टर है उसका ये फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने अल्कली मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के साथ जो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसे हम विकर्ण संबंध कहते हैं, उसके बारे में हमने आज शॉर्ट में डिस्कस किया है। आप इस लेक्चर को एक बार सुने, अच्छे से पढ़ें, और चूँकि ये पॉइंट्स आप पहले 11th 12th में भी पढ़ चुके हैं तो आपको इन्हें समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और हम अपने अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अल्कली मेटल्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।